तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, यह यूपी लेखपाल वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली जितनी वैकेंसियां हैं उसके अंतर्गत एक टॉपिक होता है ग्राम विकास एवं मानव परिवेश करके। ग्राम विकास से मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की थी जिसके मैंने 30 क्वेश्चन करवाए थे और आपसे ये प्रॉमिस किया था कि इसके मैं 90 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा। तो 30 क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो है करवा दिए थे। तो ये हमारा 30वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद से हमारा 60 तक चलेंगे, 30 to 60। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, स्टडी सीबीएल क्लासेस को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम समय ना गंवाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो हमने 30 क्वेश्चन डाले थे, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे कमेंट्स भी आए और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा उस वीडियो का। तो चलिए अब हम 30 से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले 30वां क्वेश्चन जो था उसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसका ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो जा करके मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं। स्टडी सीबीएल क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहे तो सर्च करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर भी मैं जो है आपको डे टू डे हर चीज़ की अपडेट देता रहता हूं। प्रदेश में कृषि नीति को व्यापारिक रूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? भारत में जो पहला कृषि संस्थान खुला था विश्वविद्यालय, उसका नाम था पंतनगर विश्वविद्यालय। इसने ही जो है क्या किया था, पंतनगर विश्वविद्यालय में ही क्या किया गया था कि व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु कृषि को प्रयोगशाला से खेतों तक का कार्यक्रम जो चलाया गया था, ठीक है ना, किसमें? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, क्योंकि 20 तक तो हम कर ही चुके हैं, 30 तक तो हम कर ही चुके थे। अब 31 पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विशिष्ट कृषि में किसान अपने जिसपे जो उसके खेत होता है, जिसको जोतता बोता है ना, वही की बात कर रहा है कि विशिष्ट कृषि में किसान अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत भाग प्राप्त करता है? तो विशिष्ट कृषि में किसान अपने विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत का 50% आय क्या करता है? प्राप्त करता है। 50% आय जो है किसान प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जो भारतीय किसान है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे जो है ऋण कितने समय के लिए जो है प्रदान किया जाता है? तो वो है 12 नहीं बल्कि 15 माह के लिए, ठीक है। 15 माह के लिए किसान को 1 वर्ष और 3 माह के लिए जो है उससे जो है ऋण प्रदान किया जाता है बैंकों के द्वारा। ये वीडियो में बहुत पहले ला दिया होता, बस कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो है वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? जो 21वीं सदी चल रही है, इस सदी की कृषि हेतु कौन सी कृषि पद्धति आवश्यक मानी जा रही है? इसका जो ऑप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका ऑप्शन है 21वीं सदी के लिए कौन सी कृषि पद्धति जो है आवश्यक मानी जा रही है? बहुप्रकार खेती पद्धति, यंत्रीकरण या पारिस्थितिकी कृषि पद्धति या यहाँ पे है सहकारी कृषि पद्धति, सहकारी होगा। यहाँ पे जो है आपकी पारिस्थितिकी कृषि पद्धति जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पारिस्थितिकी कृषि पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक जीवों को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता है और उनके लाभ तथा हानि को पहचाना जाता है, ठीक है। वो एक दूसरे के लिए कितने लाभदायक है और एक दूसरे के लिए कितने तक हानिकारक है, ये चीज़ें जो है इस सहकारी कृषि के अंतर्गत देखा जाता है। आगे चलते हैं। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? सघन पशु विकास कार्यक्रम जो है आपका 1964 से 1965 के मध्य चलाया गया। इसके ऑप्शन है 1963 से 1964, 1964 से 1965, 1966 से 1967 और 1974 से 1975। तो इसमें 1964 से 1965 में जो है आया
सघन पशु विकास कार्यक्रम। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं, जैसे एक इफ्को है, एक क्रिप्को है तथा एक IPL, ये भी इन कंपनियों के जो है उर्वरक आपके घर पे आते होंगे, इफ्को के, क्रिप्को के और IPL। कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जाए योजना, इन्होंने मिलकर कृषकों के सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई, आपसे पूछ रहा है। ये है संकट हरण बीमा योजना, बंधक ऋण गारंटी योजना, कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना या खाद्यान्न बैंक योजना। इन्होंने चलाया किसानों के लिए संकट हरण बीमा योजना। संकट हरण बीमा योजना इफ्को, क्रिप्को तथा IPL ने मिलकर चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कहता है कि जो अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संतुलित की गई है। अन्न को रखने के लिए कितनी % मात्रा अन्न में होनी चाहिए, मतलब कि बाद में हमारा जो अन्न बोया भी जा सके। ठीक है ना, मतलब हमारे जो भी बीज हैं बाद में हम उसे बो सके, तो उसके लिए हमें कितने % जो है उसमें नमी होनी चाहिए तब रख सकते हैं। तो 8 से कम, 14 से कम, 12 से कम या 10 से कम। तो 14 यहाँ पे 12 से कम, 12 से कम जो है % नमी होगी तो हम अपने अनाज को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसके बाद उसको बो सकते हैं। ठीक है, बिना नमी के जो है उसको बुआई नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 1960 में, 1964 में, 1966 में या 1970 से 1971 के मध्य। तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम सन 1960 ईस्वी में क्या किया गया, शुरू किया गया। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है पंतनगर विश्वविद्यालय ना, भारत लिखा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई थी, उसका नाम ही है पंतनगर विश्वविद्यालय। लेकिन यहाँ सन हमसे पूछा है कब की गई थी, तो वो की गई थी, हाँ, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज, फैजाबाद में या फिर पंतनगर में। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय था, इसलिए जो है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। कहाँ पर, पंतनगर में। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या गंगानगर। तो जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। आगे है अधोलिखित किनमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सबसे अधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किनमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वो है सोयाबीन, अंडा, उड़द या मशरूम। तो इनमें से अगर ये ऑप्शन है तो इनमें से सबसे ज़्यादा, चारों में से मशरूम में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगर मशरूम नहीं होता तो सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है ना, प्रोटीन इसके बाद सोयाबीन में हो जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन जो है किसमें पाई जाती है, मछली में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया। फरवरी 2004 में, अप्रैल 2004 में, सितंबर 2004 में, नवंबर 2004 में। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन नवंबर 2004 में किया गया। कब किया गया था दोस्त, नवंबर 2004 में जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। देश में चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके प्रदेश से है कि देश में चावल उत्पादक राज्यों में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है, तृतीय स्थान है, द्वितीय स्थान, चतुर्थ स्थान। तो जो है देश में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो तृतीय स्थान है। तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, पहला पश्चिम बंगाल का है, आप जानते हैं। और दूसरा किसका है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। चलिए, निम्नलिखित किस्में प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले किस फल की देसी नागपुरी या
एम्पर तथा लड्डू प्रजातियां हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो फसलें उत्पादित की जाती हैं ना, उसमें देसी, नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किस फल की जो है प्रजातियां हैं, ये आपको बताना है। कौन सा फल है वो, तो वो फल देखते हैं। फल है सेब है, ऑप्शन में सेब है, संतरा है और केला है, मौसमी। तो इसमें संतरा इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, इसमें एम्पदर, लड्डू और ये जैसी प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है जिसके अंतर्राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों की समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है। यानी उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई, इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सभी अवयव, कृषि के अंतर्गत आने वाले सभी अवयवों को सभी बिंदुओं में जो है क्या होता है, समन्वित विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई। सभी बिंदुओं में समन्वित विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। खाद्यान्न श्रृंखला उत्पादन, समन्वित क्रांति या इंद्रधनुषी क्रांति या राउंड क्रांति। तो जिसमें सभी कृषि को समन्वित करके जो है विकास की बात की गई है, उसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंद्रधनुषी क्रांति। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। व्यापक सरल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब की गई थी, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी, 1997 में, 1998 में, 1999 में, सन 2000 में। तो सन 2000 में जो है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या की गई, लाई गई थी भारत में। ठीक है ना, आगे है शस्य गहनता। शस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर गहन कृषि की उपमा दी जाती है। शस्य गहनता जब जो है 200%, 300% या फिर 150% या 250%, तो शस्य गहनता कितने प्रतिशत अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है। जब शस्य गहनता 200% से अधिक हो जाती है तो उसे जो है गहन कृषि की उपमा दी जाती है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है। जो एफसीआई है कि खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन का मूल्य जो होता है ना, उसके बीच अंतर प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे उसके बीच अंतर ज्ञात किया जाता है। खाद्यान्न ऋण द्वारा, बजटीय सहायता द्वारा या खाद्यान्न अनुदान द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो खाद्यान्न अनुदान द्वारा जो है क्या किया जाता है, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उसके निर्गमन के बीच क्या मूल्य के बीच अंतर जो है निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपको ले चलते हैं 48 पर। बस हम जल्द ही अपने सेशन को समाप्त करने वाले हैं, 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है दोस्त, 48 पर आ चुके हैं। कहा कि पर्माकल्चर किसका पर्याय है। पर्माकल्चर किसका पर्याय है, तो ये है पारिस्थितिकी कृषि या संचित कृषि या व्यापारिक कृषि या ले कृषि। तो पारिस्थितिकी कृषि का जो है पर्याय है, पर्यायवाची है कौन, पर्माकल्चर। पर्माकल्चर जो है पारिस्थितिकी कृषि का पर्यायवाची है। चलिए, भारत में सामान्यतया खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। भारत में कौन सी खेती की जाती है, किस प्रकार की पद्धति है, विशिष्ट खेती की जाती है भारत में, या शुष्क खेती या मिश्रित खेती या फिर रैचिंग खेती ना। तो भारत में दोस्त फसलें बदल बदल के बोई जाती हैं हमेशा हर सीजन में, इसलिए यहाँ पर अधिकांश तौर पर मिश्रित खेती की जाती है। कौन सी खेती, मिश्रित खेती की जाती है। ड्रिप सिंचाई की पद्धति का जन्म स्थान कहाँ पर है। ड्रिप सिंचाई जो होती है जहाँ केवल पानी को बहुत कम वेस्ट करना पड़ता है, पौधों की जड़ों में ही थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है, उसको ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ये इंग्लैंड में, इजराइल में, जर्मनी में या चीन में। तो ड्रिप सिंचाई की पद्धति का जन्म जो स्थान माना जाता है इजराइल को। कहाँ, किसको माना जाता है, इजराइल को। भूरी क्रांति जो है, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। दूध से, मत्स्य से, उर्वरक से, अंडे से। तो देखिए भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित है। दूध के लिए जो है हमारी श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। हाँ, हरित क्रांति के जनक है
विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन हमारे भारत में MS स्वामीनाथन है। किसके? हरित क्रांति के जनक। ठीक है। और मत्स्य क्रांति जो है ये आ जाती है नीली क्रांति में, और ये सिल्वर क्रांति में आ जाता है अंडा उत्पादन। ठीक है। और दुग्ध क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति में आता है। और भूरी क्रांति के अंतर्गत, जो कि हमारा क्वेश्चन कहता है कि भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक से संबंधित है। किससे? उर्वरक से। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे कहता है 52, अमरूद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? आगरा इलाहाबाद, इलाहाबाद देहरादून, इलाहाबाद सहारनपुर, आगरा देहरादून। तो अमरूद उत्पादन के लिए आगरा और इलाहाबाद सबसे दो प्रसिद्ध जो है क्या है? भारत के शहर हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? यानी किस चीज़ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश जो है देश में सबसे आगे है। ठीक है। किसके उत्पादन में? तो वो है गेहूं, जौ, मूंगफली, गन्ना, या जौ, गन्ना, सरसों, या चना, गेहूं, सरसों, चना, गेहूं, सरसों, यहाँ चना, गेहूं, सरसों, गन्ना, या फिर चना, गेहूं, जौ, गन्ना। किसी में सबसे अग्रणी है? तो वो है गेहूं, जौ, मूंगफली और गन्ना के उत्पादन में। भारत देश गेहूं, जौ, मूंगफली और गन्ना के उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल इनमें से कौन सी है? ज्वार है, मक्का है, धान है, या गेहूं? तो जो गेहूं है ना, वो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 55, इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है? क्या सबसे ज़्यादा तेल प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में बोया जाता है? सोयाबीन उत्तर प्रदेश में, तो आपने बहुत कम देखा होगा। तिल भी बहुत कम। मूंगफली थोड़ी बहुत बोई जाती है, मगर तेल के उत्पादन के लिए तो नहीं। सरसों बहुत ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तिलहन उत्पादन के लिए सबसे अधिक सरसों बोई जाती है। 56वां क्वेश्चन 56 कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में आ गए हैं कृषि के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? दशहरी और चौसा, या दशहरी और नीलम, आंगलफासो, अल्फासो नीलम, अल्फासो नीलम, और चौसा अल्फासो। तो दशहरी और चौसा जो आम आपने सुना होगा, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या हैं? आम की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश के कुल खाद्यान्न में कितने प्रतिशत योगदान करता है? उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न में कितने प्रतिशत का जो है कितने प्रतिशत का योगदान देता है? मतलब पूरे देश के खाद्यान्न में, पूरे देश के भोजन जो लोग, पूरे देश के अनाज में उत्तर प्रदेश कितने परसेंट का योगदान देता है? उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश के 40%, 30%, 21.38%, 30.38%। तो इसमें 21.38% का जो है अकेले का योगदान कौन देता है? उत्तर प्रदेश देता है। आगे क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा ढंग से। चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन कब किया गया था? ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन कब किया गया था? तो 20 जनवरी सन 2003 में, या 20 फरवरी सन 2004 में, 20 फरवरी सन 2005 में, और 20 फरवरी सन 2000 कितना है? 2 है। तो 20 फरवरी तो है, तो इसमें 20 फरवरी सन 2003 में जो है चाय कॉफ़ी की बढ़ती और घटती मूल्यों पर जो है अनुमोदन के लिए लागू किया गया था क्या? मूल्य स्थिरीकरण योजना। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ चुके हैं, और ये हमारा सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है कि चलिए, कह रहा कि सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर, या सिल्वीकल्चर, या वेजिटेबल, कह रहा कि वेजिटेबल कल्चर ना। तो सब्जियों की जो है व्यापारिक कृषि के लिए जो है व्यापारिक खेती के लिए व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सब्जियों की व्यापारिक खेती को ओलेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा 60वां क्वेश्चन। इसके बाद से मैं 30 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा, जिससे आपकी ये ग्राम विकास और
जो है मानव परिवेश का एक 90 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? सन 1908 ईस्वी में, सन 1948 में, या सन 1951 में, या सन 1958 में? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी दोस्त सन 1908 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना सन 1908 ईस्वी में की गई थी। इस तरह से थोड़ा सा हेल्थ मेरा सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसको दोहरा लीजिएगा और अब बढ़िया से जो है तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई हैं। सरकार ने जब चुनाव के बाद तुरंत जो है ये सारे पेपर होना शुरू हो जाएंगे। अब तैयारी पे आप लगे रहिए, ठीक है। एक समय समझिए कि आपका भी चुनाव ही है सभी प्रकार की नौकरियों द्वारा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।